कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर में व्यापार करती है। हम्म। लेकिन इस कंपनी में ना एक अजीब सा नियम है। हर कुछ महीनों में कंपनी का पूरा कामकाज रोक दिया जाता है। सारा प्रोडक्शन एकदम ठप हो जाता है। अच्छा। हाँ, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैनेजमेंट टीम को दोबारा चुना जा सके। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी कंपनी कभी लंबे अवधि की कोई बड़ी योजना बना पाएगी? मतलब शायद ही। ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और सच कहूं तो भारत का जो चुनावी ढांचा है ना, वो आज कुछ ऐसा ही महसूस होता है। देश में लगातार कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। कोई ना कोई राज्य हमेशा इलेक्शन मोड में रहता ही है। तो इसी से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा अगर पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर होने लगे? जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। एकदम सही। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। इसका इतिहास क्या रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है, और सबसे अहम, इसके रास्ते में आने वाली संवैधानिक पेचीदगियां क्या हैं। और ये चर्चा उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो हमारे देश के सिस्टम को गहराई से समझना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। ये विषय राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। हाँ, इस पे काफी तीखी बहस होती है। सही कहा। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में यानी राइट विंग और इसके विपक्ष में यानी लेफ्ट विंग, दोनों ही तरफ से कई मजबूत तर्क मौजूद हैं। तो हम यहाँ एकदम साफ कर दें कि इस चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। बिल्कुल। हम केवल उपलब्ध डेटा और संवैधानिक तथ्यों के आधार पर इस विषय को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखेंगे, ताकि हर कोई इन तथ्यों को खुद तौल सके और अपनी स्वतंत्र राय बना सके। ठीक है, चलिए इसे अनपैक करते हैं। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक चुनावी सुधार की तरह देखना काफी नहीं होगा। ये दरअसल भारत के डेमोक्रेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से रीबूट करने की एक बहुत बड़ी संवैधानिक डिबेट है। एक तरह से पूरे सिस्टम का ओवरहॉल है। हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की पूरी गवर्नेंस की लय, उसके प्रशासनिक ढांचे और केंद्र राज्य संबंधों को एक नए सांचे में ढालने की। और दिलचस्प बात यह है कि ये लय कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम पहली बार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, क्योंकि ये विचार कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हों, ये भारत के लिए कोई नया आइडिया नहीं है। सही कहा आपने। एक समय था जब ये हमारी वास्तविकता हुआ करती थी। अगर हम स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर को देखें ना, विशेषकर 1952 के चुनाव, हाँ, 1952, 1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों को, तो हम पाएंगे कि इन चारों चुनावी चक्रों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक साथ ही हुए थे। अरे वाह! मतलब भारत ने इस चुनावी तालमेल को सिर्फ कागजों पर नहीं देखा, बल्कि उसे सच में सफलतापूर्वक जिया है। बिल्कुल जिया है। उस समय केंद्र और अधिकांश राज्यों में काफी राजनीतिक स्थिरता थी, जिसके कारण दोनों के कार्यकाल एकदम साथ साथ चलते रहे। मैं इसे ना एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह देखता हूँ। 1952 से लेकर 1967 तक सभी वाद्य यंत्र यानी सभी राज्य और केंद्र एक ही लय और एक ही ताल पर बज रहे थे। संगीत बिल्कुल सुरीला था। एकदम। लेकिन फिर अचानक कुछ राज्यों की लय बिगड़ गई और पूरा का पूरा संगीत ही बेसुरा हो गया। ये ऑर्केस्ट्रा आखिर टूटा कैसे? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने हमें लगातार चुनाव के इस चक्रव्यूह में धकेल दिया? इस तालमेल की शुरुआत ना 1968 और 1969 के आसपास हुई। ये वो दौर था जब भारत में गठबंधन की राजनीति और दल बदल की प्रवृत्ति बहुत तेजी से उभर रही थी। हाँ, जिसे हम वो आया राम गया राम का दौर भी कहते हैं। बिल्कुल वही। कई राज्यों में सरकारें अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अल्पमत में आ गईं और गिर गईं। इसके कारण कई विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना पड़ा। और फिर आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल भी तो राज्यों में बढ़ने लगा था। हाँ, उसका भी बहुत असर पड़ा। और फिर सबसे बड़ा बदलाव 1970 में आया, जब लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो गई। और फिर 1971 में नए सिरे से आम चुनाव हुए। मतलब वो क्षण था जब लोकसभा की गाड़ी का पहिया और राज्यों की विधानसभाओं का पहिया दोनों अलग-अलग ट्रैक पर दौड़ने लगे। एकदम सही। और तब से हम बस चुनाव ही चुनाव देख रहे हैं। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, अगर हर कुछ महीने में चुनाव हो, तो सरकार पॉलिसी बनाएगी या सिर्फ कैंपेन चलाएगी? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना,
वो ये है कि निरंतर चुनाव की स्थिति ने हमारी गवर्नेंस के मॉडल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बिल्कुल। जब चुनाव एक साथ नहीं होते तो इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। पहला और सबसे स्पष्ट प्रभाव है भारी वित्तीय लागत। मतलब चुनाव कराना कोई छोटी बात तो है नहीं। हाँ, हजारों करोड़ का खर्च है। ईवीएम मशीनों की आवाजाही, लाखों की संख्या में पोलिंग स्टाफ की तैनाती, केंद्रीय सुरक्षा बलों का देश के एक कोने से दूसरे कोने में लगातार मूवमेंट। और इसके अलावा राजनीतिक दलों का जो प्रचार होता है उसमें भी तो अथाह पैसा लगता है। बिल्कुल, ये सब बार बार करने में सरकारी खजाने और अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। लेकिन पैसे से भी बड़ी बात ना मुझे प्रशासनिक पंगुता लगती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस। हाँ, हमारे स्कूलों के शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को अपना मूल काम छोड़कर साल में कई कई बार चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाता है। अब सोचिए, एक शिक्षक अगर चुनाव करा रहा है तो स्कूल में बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? सही बात है। इससे जो आम आदमी का सामान्य प्रशासन है वो बुरी तरह प्रभावित होता है। और इसके साथ एक और बड़ी समस्या जुड़ती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, यानी आचार संहिता। ये तीसरी और सबसे गंभीर समस्या है। बिल्कुल। जब भी देश के किसी महत्वपूर्ण हिस्से में चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू कर दी जाती है। और इसका सीधा नियम यह है कि सरकार कोई भी नई नीति या ऐसा फैसला लागू नहीं कर सकती जो वोटरों को लुभा सके। तो इसका असर ये होता है कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, नए हाईवे बनने हैं, पावर प्लांट या नई औद्योगिक नीतियां लानी है, हाँ। वो सब महीनों तक अटके रहते हैं। एकदम। सरकार का पूरा फोकस गवर्नेंस या प्रशासन से हटकर सिर्फ इलेक्शन मोड में चला जाता है। लंबे समय की नीतिगत निरंतरता, जिसे हम कंटिन्यूअस पॉलिसी एग्जीक्यूशन कहते हैं, उसके लिए ये ब्रेक बहुत नुकसानदायक है। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, क्या बार बार चुनाव होने से नेता जनता के प्रति अधिक जवाबदेह नहीं रहते? ये एक बहुत कॉमन डिबेट है। मतलब अगर किसी नेता को पता है कि एक बार चुनाव जीत गए तो 5 साल तक जनता के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, तो शायद वो कोई काम ही ना करे। हाँ, ये डर तो रहता है। लेकिन जब हर 6 महीने में पार्टी को किसी न किसी राज्य या नगर निगम के चुनाव के लिए वोट मांगने जाना है, तो वो डर उन्हें जनता के प्रति सतर्क रखता है। क्या 5 साल की ये गारंटी नेताओं को निरंकुश नहीं बना देगी? ये तर्क सुनने में बहुत ठोस लगता है, मैं मानती हूँ। लेकिन हमें पॉपुलिज्म यानी लोकलुभावन फैसलों और स्ट्रक्चरल गवर्नेंस के बीच के फर्क को समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बार बार चुनाव होने से नेता जवाबदेह तो महसूस करते हैं, लेकिन उनकी ये जवाबदेही सिर्फ अगले 2-3 महीने में होने वाले चुनाव तक ही सीमित रह जाती है। मतलब लॉन्ग टर्म विजन खत्म हो जाता है। बिल्कुल। वे ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो तुरंत वोट दिलाएं, जैसे मुफ्त की योजनाएं बांटना, भले ही लंबे समय में वे फैसले अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दें। हाँ, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं वो तो रातों रात रिजल्ट नहीं देते ना। एकदम सही। कुछ कड़े आर्थिक सुधारों का परिणाम आने में 3 से 4 साल तक लग जाते हैं, और अगर हर समय चुनाव का दबाव रहेगा तो कोई भी सरकार वो कड़ा और दूरदर्शी फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगी। तो मतलब लंबी अवधि का विजन पॉपुलिज्म की भेंट चढ़ जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक त्योहार नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा आर्थिक इवेंट भी है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो चुनाव और बाजार के बीच एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक रिश्ता है। बाजार को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी दुश्मन है मार्केट की। एकदम। बार बार चुनाव होने से नीतिगत अनिश्चितता बनी रहती है। जब निवेशकों को ये नहीं पता होता कि चुनाव के बाद आने वाली नई राज्य सरकार पुरानी औद्योगिक नीतियों को पलट तो नहीं देगी, तो स्टॉक मार्केट में भारी अस्थिरता आती है। इसे उसी मल्टीनेशनल कंपनी वाले उदाहरण से समझते हैं जो हमने शुरू में लिया था। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी विदेशी निवेशक को भारत में एक बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना है जो अगले 15 साल तक चलेगा, तो वो तो स्थिरता चाहेगा ना। जाहिर सी बात है। अगर उसे लगे कि हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव के कारण नीतियां बदल सकती हैं या जमीन अधिग्रहण के नियम बदल सकते हैं, तो वो निवेश करने से पीछे हट जाएगा। बिल्कुल। लंबी अवधि के निवेशक चुनावी अस्थिरता की जगह एक अनुमानित और स्थिर नीति चक्र यानी प्रिडिक्टेबल पॉलिसी साइकिल्स पसंद करते हैं। और इसका असर सिर्फ घरेलू बाजार पर नहीं पड़ता होगा। नहीं, इसका असर हमारी भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स पर भी बहुत गहरा पड़ता है। आज के इस ग्लोबल सिनारियो में एक स्थिर सरकार का सीधा अर्थ है
एक मजबूत विदेश नीति। सही बात है। जब देश अंदरूनी चुनावी राजनीति में नहीं उलझा होता, तब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबी अवधि के रक्षा समझौते, व्यापार संधियां और वैश्विक कूटनीति पर अधिक मजबूती से काम कर सकता है। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि भारत में कौन सी पार्टी सत्ता में है। बिल्कुल नहीं। वे ये देखते हैं कि भारत का नीतिगत ढांचा कितना कंसिस्टेंट और स्थिर है। तो अगर आर्थिक और वैश्विक मोर्चे पर एक साथ चुनाव कराने के इतने सारे बड़े फायदे हैं, तो हम बस एक कानून पास करके इसे लागू क्यों नहीं कर देते? ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर केंद्र और राज्यों के कार्यकालों को स्वतंत्र रखा था। इसे बदलने के लिए कोई साधारण कानून काम नहीं करेगा। मतलब संविधान में बदलाव करना होगा। हाँ, संविधान के मूल ढांचे में और उसकी कार्यप्रणाली में बहुत गहरे संशोधन करने होंगे। और यहाँ विषय सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि आखिर वो कौन से पेंच हैं जो इस बदलाव को रोक रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ ऊपरी बातें करने से काम नहीं चलेगा। हमें उन अनुच्छेदों के मैकेनिज्म को समझना होगा। मुख्य रूप से 5 अनुच्छेदों में बदलाव की बात होती है। आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356। तो अगर हम इन्हें एक एक करके देखें, तो आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि तय करता है और आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि तय करता है, जो कि अभी 5 साल के लिए फिक्स है। हाँ, अब अगर हमें पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने हैं, तो कुछ राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले खत्म करना पड़ेगा और कुछ राज्यों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। अरे तो ये तो अपने आप में एक बड़ा कानूनी और लोकतांत्रिक सवाल है। बिल्कुल। क्या जनता द्वारा 5 साल के लिए चुनी गई सरकार का कार्यकाल महज एक रूपता लाने के लिए कम किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। और फिर आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 भी तो हैं, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सदनों को भंग करने की शक्ति देते हैं। हाँ, इन शक्तियों को भी सीमित या पुनर्परिभाषित करना होगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो मिड टर्म कोलैप्स प्रॉब्लम का है। वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। मान लीजिए हमने पूरे देश का चुनाव एक साथ करवा भी लिया और 2 साल बाद किसी राज्य में गठबंधन टूट गया और सरकार गिर गई, तब क्या होगा? क्या एक राज्य की वजह से पूरे देश में दोबारा चुनाव होंगे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसके समाधान पर चर्चा करने से पहले, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। आपका एक छोटा सा स्टेप हमें और वीडियोस लाने के लिए इनकरेज करता है। तो हाँ, इस मिड टर्म कोलैप्स की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प विकल्प दिए गए हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला विकल्प ये है कि अगर कोई सरकार गिरती है तो उस राज्य में चुनाव तो कराए जाएं, लेकिन वो चुनाव पूरे 5 साल के लिए ना हो, वो सिर्फ बचे हुए समय यानी रिमेनिंग टर्म के लिए हो। मतलब अगर सरकार 3 साल में गिरी है तो नई सरकार सिर्फ अगले 2 साल के लिए चुनी जाएगी। हाँ, ताकि मुख्य चुनावी चक्र न बिगड़े और वो वापस उसी साइकिल में आ जाए। लेकिन इसमें तो फिर से वही समस्या आ गई ना। चुनाव का खर्च तो उतना ही लगेगा, प्रशासनिक तंत्र भी उतना ही व्यस्त होगा, तो बार बार चुनाव कराने की समस्या तो खत्म ही नहीं हुई, बस उसका नाम बदल गया। बिल्कुल, इसीलिए दूसरा विकल्प अधिक व्यवहारिक माना जा रहा है, जिसे कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये मॉडल मुख्य रूप से जर्मनी से प्रेरित है। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये कैसे काम करता है? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव तो हमारे यहाँ भी है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि विपक्ष ने सरकार गिरा दी और उसके बाद देखा जाएगा कि नई सरकार कौन बनाएगा। और कई बार दिनों तक कोई सरकार ही नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन जर्मनी के मॉडल में ऐसा नहीं होता। वहां विपक्ष केवल तभी पुरानी सरकार को गिरा सकता है जब उनके पास एक नई सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो। अरे वाह, ये तो बहुत सही सिस्टम है। हाँ, उन्हें सदन में एक नए नेता के साथ अपना बहुमत पहले साबित करना होता है। यानी पुरानी सरकार गिरेगी ही तब जब नई सरकार तुरंत उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। मतलब कोई पावर वैक्यूम नहीं होगा, एक सरकार जाएगी और उसी क्षण दूसरी काम शुरू कर देगी। ये तो अस्थिरता को रोकने का बहुत ही सॉलिड तरीका लगता है। बिल्कुल, इससे दल बदल की राजनीति पर भी काफी लगाम लगेगी। और तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प ये है कि अगर सरकार गिर जाती है और किसी भी सूरत में नई सरकार नहीं बन पा रही है, तो अगले आम चुनाव तक उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। बाप रे, लेकिन ये विकल्प तो भारत जैसे विविधता वाले लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से बहुत ही खतरनाक माना जाएगा। एकदम,
किसी राज्य की जनता को सालों तक चुनी हुई सरकार से वंचित रखना भारी असंतोष पैदा कर सकता है। और मुझे लगता है यहीं से जन्म होता है इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी वैचारिक बहस का, राष्ट्रीय दक्षता बनाम संघवाद, यानी नेशनल एफिशिएंसी और फेडरल डाइवर्सिटी के बीच का टकराव। बिल्कुल। एक तरफ पूरी मशीनरी को एक साथ तेज रफ्तार से दौड़ाने की बात है, तो दूसरी तरफ राज्यों की अपनी अलग पहचान, उनकी अपनी अलग राजनीतिक धड़कन की बात है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि दक्षता या सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में तर्क बहुत मजबूत हैं। हाँ, वो तो हमने देखे ही। नीति आयोग, लॉ कमीशन और हाल ही में आई रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट्स ने आंकड़ों के साथ बताया है कि एक साथ चुनाव कराने से जीडीपी में बढ़ोतरी हो सकती है, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी कई गुना तेज हो सकता है। बिल्कुल। उनका स्पष्ट मानना है कि एक विकासशील देश अपने संसाधनों को यूं बार बार के चुनावों में बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया में हम ये नहीं भूल रहे हैं कि हमारा संविधान कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? ये कोई एक मोनोलिथिक या एक रूपी इकाई तो है नहीं। यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या ये अत्यधिक केंद्रीकरण हमारे संविधान में दी गई केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन की मूल भावना के खिलाफ नहीं जाता? राज्यों की स्वायत्तता के पक्षधरों की भी ठीक यही चिंता है। एक केंद्रीकृत चुनावी चक्र से राज्यों की राजनीतिक पहचान सच में खतरे में पड़ सकती है। वो कैसे? देखिए, भारत में केरल के जमीनी मुद्दे उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग हैं और तमिलनाडु की राजनीतिक चिंताएं असम से मेल नहीं खाती। तो जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और एक ही दिन वोटर वोट डालने जाएगा, तो क्या होगा? वही सबसे बड़ा डर है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या प्रधानमंत्री पद के बड़े राष्ट्रीय चेहरों के सामने पंचायत या राज्य स्तर के मुद्दे दब नहीं जाएंगे? बिल्कुल दब जाएंगे। वोटर शायद राज्य के अस्पताल या सड़क के मुद्दे को भूलकर सिर्फ राष्ट्रीय लहर के आधार पर एक ही पार्टी को दोनों जगह वोट दे दे। और यहीं पर क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पर संकट आता है। क्षेत्रीय पार्टियों के पास वो विशाल चुनाव प्रचार का बजट और राष्ट्रीय मीडिया का कवरेज नहीं होता जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के पास होता है। हाँ, उनका फोकस तो सिर्फ अपने राज्य पर होता है। एग्जैक्ट। तो एक साथ चुनाव होने पर संभावना ये है कि वोटर स्थानीय विधायक के काम को तवज्जो देने के बजाय राष्ट्रीय नैरेटिव में बह जाए। इससे क्षेत्रीय राजनीतिक दल धीरे धीरे अपना प्रभाव खो सकते हैं। और अगर क्षेत्रीय दल कमजोर होते हैं तो लोकतंत्र में अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों की आवाज उठाने वाला विपक्ष भी कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल। और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन स्वतंत्र भारत का वो पुराना सिंक्रोनाइज्ड मॉडल था जो गठबंधन की राजनीति और अस्थिरता के कारण टूट गया। और आज इसे वापस लाने के पीछे बहुत ठोस आर्थिक कारण हैं। खजाने की बचत, बाजार में स्थिरता और लंबी अवधि की नीतियों को बिना रोके लागू करने की क्षमता। लेकिन साथ ही हमने उन संवैधानिक चुनौतियों को भी गहराई से समझा। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करने होंगे। और जर्मनी का कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसी नई व्यवस्थाएं लानी पड़ सकती हैं। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर आर्थिक फायदों की वेदी पर हमें अपने संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म का बलिदान होने से रोकना होगा। हमें दक्षता और विविधता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन खोजना होगा। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा के अंत पर आ गए हैं। जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या भारत जैसे विशाल और विविध देश में प्रशासनिक काम की रफ्तार और लोकतांत्रिक विविधता दोनों को एक साथ एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। असल सवाल सिर्फ एक साथ चुनाव कराने की लॉजिस्टिक्स का नहीं है। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय एकरूपता की चाहत में हम उन क्षेत्रीय आवाज़ों को धीमा कर सकते हैं जो हमारे लोकतंत्र को असल में जीवंत बनाती हैं? ये सिर्फ एक नीति का बदलाव नहीं है, ये हमारे संवैधानिक भविष्य की दिशा तय करने वाली एक बहुत बड़ी परीक्षा है। एकदम सही बात है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत की आर्थिक उड़ान के लिए जरूरी है या इससे हमारा संघीय ढांचा कमजोर होगा? उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस विषय पर एक स्वतंत्र नजरिया होना बहुत जरूरी है। अगली बार किस जटिल विषय का विश्लेषण होना चाहिए, इस पर भी विचार किया जा सकता है। ज्ञान की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।